काली बहू के घर आई गोरी सौतन। सुनिए जी, शाम को आते हुए मेरे लिए इमरती लेते आना। ठीक है, मैं अपनी जान के लिए शाम को इमरती ले आऊंगा। और कुछ चाहिए मेरी जान को? अच्छा जी, सारा प्यार भाभी के लिए और बहन के लिए कुछ भी नहीं? तू भी बता दे मुझे क्या चाहिए। मुझे तो आप लोग बस अब जल्दी से बुआ बना दो, फिर तो मैं अपने भांजे के साथ दिन भर खेलूंगी। चल हट पगली। सेजल अपने ससुराल में सास ससुर पति और नंद के साथ रहती थी। सेजल रंग में काली होती है, लेकिन सेजल के स्वभाव की वजह से उसका सारा ससुराल उससे बहुत प्यार करता था। अरे माँ, ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे? तेरी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सुबह से उल्टियाँ कर रही है और चक्कर भी आ रही है, इसलिए डॉक्टर साहब को बुलाया है। देखिए, इनकी तबीयत तो खराब नहीं है, लेकिन अब आप सबको इनका खास ध्यान रखना पड़ेगा। मुबारक हो, आप बहुत जल्द दादी और आप बुआ बनने वाली हैं। सच में मैं बुआ बनने वाली हूँ? सेजल की गर्भवती होने की खबर सुन सारा परिवार खुशियों से झूम उठता है। अपनी बहू की गर्भवती होने पर शांति और अंजलि गांव भर में मिठाइयाँ बांटने जाती हैं। अरे शांति, ये मिठाई किस खुशी में? क्योंकि मैं कुछ दिनों में दादी बनने वाली हूँ। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है, फिर तो मैं एक और लड्डू लूंगी। लेकिन शांति, तेरी तो किस्मत ही मारी गई। क्यों काकी? और एक तो तेरी माँ काली बहू उठा ले आई, ऊपर से अब तुम्हारे आने वाले वंश का चिराग भी काला ही पैदा होगा। मेरी बहू को देखो, कितनी गोरी चिट्टी है, ऊपर से मेरा पोता भी बिल्कुल गोरा चिट्टा पैदा हुआ। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे इतनी सुंदर बहू मिली है। पड़ोसन विमला की बातें सुन शांति और अंजलि कुछ नहीं कहते और वहाँ से चुपचाप घर आ जाते हैं। कहीं न कहीं विमला की बात अब शांति और अंजलि के मन में अपनी काली बहू के लिए खटास पैदा होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वैभव, अरे सर आप यहाँ? इनसे मिलो, इनका नाम माया है। इन्होंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। माया, इनका नाम वैभव है। आज से तुम इनके अंडर काम करोगी। वैभव, तुम इन्हें सारा काम अच्छे से समझा देना। माया और वैभव अब एक ही साथ काम करने लगे थे। माया दिखने में काफी ज्यादा गोरी और खूबसूरत होती है, जिसके चलते वैभव धीरे धीरे माया की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वहीं माया भी और वैभव से अट्रैक्ट होने लगती है, जिसके चलते वैभव सेजल पर जरा भी ध्यान नहीं देता। सुनिए जी, कई दिनों से मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था। शाम को आते हुए आप बाजार से कैरी ले आइएगा। मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ जिसे तुम हमेशा ऑर्डर देती रहोगी? खुद के हाथ पर है ना, तो खुद जाकर ले आओ, समझी? मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहकर वैभव वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वैभव का ऐसा बर्ताव देख सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन, भाभी मैंने आपको कहा था ना कि मेरी ड्रेस धो देना, और आप हो कि यहाँ बैठकर आराम कर रही हो। अंजलि, तुम तो जानती हो ना कि ऐसी हालत में मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो ये एक गर्भवती नहीं है जो इतने नखरे दिखा रही है। जा जाकर सारे कपड़े धो। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो तुझ जैसी कल्लो माई को एक अपने घर की बहू बना ले आई। शांति की बातें सुन सेजल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास, जो आज तक उसे माँ की तरह प्यार करती आई थी, वो उसके काले रंग को लेकर ताने दे रही है। लेकिन सेजल एक अच्छी बहू होने की वजह से इन सभी चीजों को बर्दाश्त करती है और गर्भवती की अवस्था में भी घर के सारे कामकाज करती है। वैभव डार्लिंग, हम कब तक ऐसे ही बाहर मिलते रहेंगे? चलो ना, हम अब जल्दी से शादी कर लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ माया, मैं कब तक अपनी उस काली पत्नी के साथ रहूंगा? मुझे तो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीनी है। मैं आज ही जाकर इस बारे में अपने माता पिता से बात करता हूँ। जिसके बाद वैभव मोहन से कहता है, वैभव, ये तू क्या कह रहा है? दूसरी शादी? अगर किसी को पता चल गया कि एक पत्नी के होते हुए तूने दूसरी शादी की है, तुझे जेल हो जाएगी। अगर मैंने माया से शादी नहीं की तो मैं उसके बिना मर जाऊंगा। अब आपके हाथों में है, क्या आपको अपने बेटे की खुशी देखनी है या उसकी अर्थी? वैभव की बात सुन शांति और मोहन डर जाते हैं और वो दोनों वैभव और माया की शादी के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अब शांति और अंजलि माया के आने की तैयारियां करते हैं। अंजलि, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और पूरी जगह को गुलाब के फूलों से सजा दे। और हाँ, इस जगह की सजावट करना मत भूलना। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं ये जगह इतनी अच्छी तरह से सजाऊंगी ना कि सब के सब देखते रह जाएंगे। अरे माँ जी और अंजलि, आप दोनों ये सहेज क्यों सजा रहे हैं? क्या कोई आने वाला है? इतनी सजावट देखकर तो लग रहा है कि कोई खास आने वाला है। भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आ रहा है वो बहुत खास मेहमान है, स्पेशली आपके लिए। लेकिन वो है कौन? तू क्यों इतनी फिक्र कर रही है? जा जाकर अपना काम कर, जब आएगा तो खुद मिल लियो।
जहाँ एक तरफ अंजलि और शांति माया के आने की खुशी में माया और वैभव के लिए सहेज सजा रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ माया और वैभव मंदिर में शादी कर रहे होते हैं। शादी के बाद मोहन अपनी बहू और बेटे को जैसे ही घर लेकर आता है, वैसे ही सेजल माया और वैभव को एक दूसरे के साथ शादी के जोड़े में देखकर बिन कहे ही सब कुछ समझ जाती है। ये आपने क्या किया? मुझ में क्या कमी रह गई थी जो आपको दूसरी शादी करनी पड़ी? अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने होने वाले इस बच्चे का ही सोच लेते। कब तक मैं तुम जैसी काली लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताता रहूंगा? तेरा होने वाला बच्चा भी तो तेरी तरह काला ही पैदा होगा, इसलिए मैंने माया से शादी कर ली। अगर तुझे इन चीजों से एतराज है तो इस घर को छोड़कर जा सकती है, समझी? चल हट हमारे रास्ते से। सेजल चाहकर भी अपने बच्चे की वजह से उस घर को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि सेजल के पास कोई और ठिकाना नहीं था। सेजल ना चाहते हुए भी एक ही घर में अपनी सौतन के साथ रहती है। सेजल की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, जिसके चलते वो सभी एक कमरे में रहते थे। माया, वैभव बेटा, मैंने तुम दोनों का बिस्तर यहाँ लगा दिया है और मैं और तुम्हारे पिताजी बाहर आंगन में सो जाएंगे और अंजलि भी हमारे साथ ही सो जाएगी। और वो काली कलूटन, वो यहाँ इस चूल्हे के पास सो जाएगी। मैं बीच में पर्दा भी लगा दूंगी तो वो तुम दोनों को परेशान नहीं करेगी। शांति ऐसा ही करती है और घर के बीच में एक पर्दा लगाकर चली जाती है। पर्दे के एक तरफ से सेजल तो दूसरी तरफ उसका पति और उसकी गोरी सौतन होती है। सेजल को रात भर नींद नहीं आती और वहीं दूसरी तरफ माया और वैभव अंजलि और शांति के उसी सजाए हुए शादी की सेज पर बैठकर बातें कर रहे थे। वैभव डार्लिंग, तुमने कहा था कि तुम इस काली कलूटन को घर से निकाल दोगे, लेकिन ये तो अभी तक यहीं पर है। बेबी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द इसे घर से निकाल दूंगा, फिर हम लोग आराम से यहाँ रहेंगे। पर्दे की दूसरी तरफ सेजल इन सभी बातों को सुन रही होती है। ये सभी बातें सेजल के दिल में किसी खंजर की तरह चुभती हैं, लेकिन वो इन सभी चीजों को बर्दाश्त करती है। ऐसे ही समय गुजरता है और सेजल की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। सेजल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सेजल के माँ बन जाने के बाद भी सेजल ससुराल वालों और उसके पति का रवैया उसकी तरफ बिल्कुल नहीं बदलता। ऐसे ही एक दिन, हेलो विक्की बेबी, हाँ मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है, आज रात को ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे नहीं रहना इसके साथ, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ यहाँ पर अपनी सौतन के साथ रहते हुए। माया वैभव और विक्की को डबल डेट कर रही होती है, जिसके चलते वो आज रात विक्की के साथ भाग जाने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ, मुन्ना, अब मैं और तू यहाँ और नहीं रहेंगे, मैं खूब मेहनत करूंगी और तुझे पालूंगी, बस ये रात गुजर जाए, कल सुबह होते ही हम दोनों माँ बेटे यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। सेजल भी अब इन सभी चीजों से परेशान होकर अपने बेटे के साथ भागने का प्लान बनाती है। वहीं माया भी रात होते ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। सुबह जैसे ही ये खबर पूरे परिवार को पता चलती है, मुझे तो उस लड़की के लक्षण पहले से ही ठीक नहीं लगते थे, भाग गई ना हम सबके मुंह पर कालिक पोत कर। मुझसे इंसान पहचानने में गलती होगी। वैभव इतना बोल ही रहा होता है कि तभी, अरे सेजल, तुम ये सामान और मुन्ने को लेकर कहाँ जा रही हो? मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, बहुत हो गया मुझ पर आप सब लोगों का ये अत्याचार, लेकिन अब और नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा? जो हुआ उसे भूल जा बहू, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माया पर विश्वास करके हमने बहुत बड़ी गलती की। हमें तो पहले समझ जाना चाहिए था कि इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं उसके दिल से होती है। हमें माफ कर दे। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो। अपने ससुराल वालों की आंखों में पछतावे के आंसू देख सेजल का दिल पिघल जाता है और वो उन सभी को माफ कर देती है, जिसके बाद अब सेजल अपने बच्चे और अपने ससुराल वालों के साथ पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगती है। घमंडी नंद चली ससुराल। आपने कभी ना कभी तो सुना या देखा होगा कि घमंडी लोगों का अक्सर एक दिन घमंड जरूर टूटता है। ऐसे ही कुछ शायद आरोही के साथ होगा, क्योंकि अक्सर वो अपने घमंड में चूर रहती थी। माँ गायत्री ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला जो था। ऐसे ही एक सुबह उसकी बड़ी भाभी अक्षरा उसे उठाने आती है। अरे आरोही दीदी, आरोही दीदी, उठ जाइए, आज आपको कॉलेज में फेयरवेल पार्टी के लिए जाना है। अरे मुझे और नींद आ रही है, मेरी बेटी कहाँ है? वो तो मैं लाना ही भूल गई दीदी, 9 बज गए हैं, अब तो उठ जाइए। तभी आरोही गुस्से में उठ जाती है। व्हाट? यहाँ 9 बज रहे हैं और आप मुझे अब उठा रही हैं? आपको तमीज वगैरह नहीं है क्या? आज मेरा फेयरवेल है, मुझे रेडी होने में कितना टाइम लगेगा? और जब पता है कि मेरी आंखें बेटी से ही खुलती हैं, फिर खाली हाथ लटकाते हुए आना जरूरी है? आवाज सुन उसकी माँ गायत्री और छोटी बहू दिव्या आ जाती है। अरे क्या हो गया अक्षरा?
अब तूने क्या गड़बड़ कर दी? मेरी बेटी का एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है ना? जरूर बेटी नहीं लाई होगी। वही तो मम्मा, देखना मुझे फेयरवेल के लिए भी लेट कर रही हैं। सॉरी दीदी, माँ जी मैं बस ला ही रही थी। जाने दीजिए ना माँ जी, मैं लाती हूँ। भाभी आप क्यों बीच में बोल रही हैं? जब माँ बड़ी भाभी से बात कर रही हैं, इतना ही है तो मेरी रेडी होने के बाद हाथों में नेल पेंट लगा देना। ठीक है दीदी। सुबह सुबह गायत्री अपनी बड़ी बहू को डांट देती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल हमेशा से आरोही जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी, जिससे गायत्री अपनी दोनों बहू को और डांटे। कुछ देर बाद आरोही तैयार हो जाती है। एक बहू उसके नेल पेंट लगाती है, दूसरी बहू उसका हेयर स्टाइल बनाती है। बस अब मैं रेडी होने ही वाली हूँ। अगर अब आपने कोई हरकत करी तो मैं माँ से आप दोनों की शिकायत करने में देर नहीं लगाऊंगी, पता तो है ही। दीदी आप चिंता मत कीजिए। दीदी मेरे पास एक ब्रेसलेट है, मैं आपको दूं? आपका हाथ बहुत सूना है। ओहो, हाथों में हर चीज पहनकर भर नहीं लेते हैं हाथ को। मेरा हाथ ऐसे ही ठीक है। आप मुझे अपनी जैसी गवार हरकतें मत बताओ, इसे फैशन कहते हैं। आपको क्या ही पता होगा फैशन क्या होता है। इतना कहते ही आरोही अपनी दोनों भाभी को सुनाकर चली जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट में वह कैरेमल पुडिंग मांगती है। अरे आप दोनों से कहा था कि मेरे लिए कैरेमल पुडिंग बना दो, कहाँ है? वो दीदी मैं तो बनाना भूल गई, पर मुझे भी याद नहीं था। कोई बात नहीं दीदी, मैं शाम को बना दूंगी। आप जब तक ये आलू के पराठे खा लीजिए। अक्षरा के आलू के पराठे सरकाने पर आरोही गुस्से में जमीन पर प्लेट फेंक देती है। What the hell is this आलू का पराठा? मेरा तो वही खाने का मन था ना। आप दोनों कामचोर भाभियों से एक चीज नहीं होती। अगर दो दो चार चार नंद होती तो क्या होता आप लोगों का? मेरी तो इतनी डिमांड भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती आप। माँ देख रही है ना आप अपनी दोनों बहुओं को? अरे इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। ये मेरा भी काम नहीं करती, भूल जाती हैं। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं। सर पर किसी ने चोट मार दी क्या, जो गजनी बन गई हो तुम दोनों? सॉरी माँ जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोनों बहू घर की सफाई कर रही थी। आरोही जानबूझकर मूंगफली खाते हुए कुछ छिलके जमीन पर फिर से डाल देती है, जिससे अक्षरा को दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है। अरे इन्होंने तो बड़े आराम से साफ कर दिया, अभी बताती हूँ। आरोही रसोई में से खाना ले रही थी कि जानबूझकर प्लेट जमीन पर छोड़ देती है, जिससे सब्जी चावल पर बिखर जाती है और दिव्या आती है। बाप रे बाप दीदी, मैंने अभी झाड़ू पोछा किया था, ये गंदा कैसे हो गया? आरोही दीदी आपसे खाना गिर गया था क्या? आप आराम से लेते ना, अभी यहाँ से सफाई करके गई थी। तो मैं क्या करूं? तुम दोबारा सफाई कर लो। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? मुझसे सफाई करवाओगी? ज्यादा बकवास की ना तो माँ से शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं खुद साफ कर लूंगी, आप माँ से कुछ मत कहिए। दिव्या खुद सफाई करती है। एक बार अक्षरा से आरोही के कपड़े पर टक्कर लगने से जूस गिर जाता है, जिससे गुस्से में आकर वह अक्षरा का हाथ मोड़ देती है। दीदी छोड़िए मुझे, गलती से हो गया था, अब ऐसा नहीं होगा। इस बात से मैं पक चुकी हूँ कि मैं अब नहीं करूंगी, लेकिन आपका ड्रामा यही लगा रहता है। कुछ काम आता भी है या यूं ही ससुराल से उठकर आ गई? माफ कर दीजिए दी, मैं आपकी ड्रेस साफ कर दूंगी। अरे आरोही बेटी, कहाँ है तू? तेरे लिए एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छा अमीर घर का। सच माँ, फोटो दिखाइए। आरोही को आनंद नाम का लड़का पसंद आ जाता है। अगले महीने ही उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है। दिन गुजरते हैं, आरोही को नई जगह काम करने में परेशानी होती है, लेकिन वह करती है। उसकी नंद आरजू उससे डबल घमंडी थी। आरजू उसे कोई भी काम करने को कहती थी तो उसमें जानबूझकर कमी निकालती थी। विश्वास नहीं होता तो आप खुद देखिए। क्या है, मैंने कहा था आज नाश्ते में मुझे पास्ता खाना है, आपने वो नहीं बनाया। हाथ टूट गए हैं, पाँव में मेहंदी लगी है। सॉरी दीदी, मैं अभी बना दूंगी, मुझे लगा आप वेट कर लोगी, उनका लंच भी बनाना था। अच्छा लंच बनाना है तो वो तेरी हेडिक है, मेरे बेटे के लिए बनाया है ना। मेरी बेटी का कुछ खाने का मन है, वो नहीं बनाएगी? तू मान सम्मान करना नहीं आता क्या नंद का? सॉरी माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद वो सास की चाय लेकर कमरे में जा रही थी कि आरजू से टकरा जाती है और आरजू आरोही पर चिल्ला पड़ती है। यू इडियट, अकल वकल नहीं है क्या? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। कभी देखी भी ऐसी ड्रेस? एक काम ठीक से नहीं होता, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? नहीं दीदी, वो मैं ड्रेस साफ कर देती हूँ, तुम्हारी हैसियत नहीं है इस ड्रेस को टच करने की। मैं अभी बाहर से ड्राई क्लीन करवा लूंगी, कवाड़ कहीं की। अब दफा हो जाओ यहाँ से।
आरजू की बात सुन आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी भाभी के साथ की गई सारी हरकतें याद आने लगती हैं। मेरी तो इतनी गलती भी नहीं है जितना मुझे छोटी छोटी बात के लिए यहाँ सुनाया जा रहा है। अब मुझे समझ आया मैं अपनी दोनों भाभी के साथ कैसा बर्ताव करती थी। मुझे अपनी दोनों भाभी से माफी मांगनी होगी। मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। अगले दिन आरोही घर के काम करती है। कभी सास तो कभी नंद चिल्ला दिया करती थी। उसे अपने मायके की बहुत याद आ रही थी। माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती थी थोड़े दिन के लिए। तू घर चली गई तो यहाँ काम कौन देखेगा? मेरे पड़ोसी? कहीं नहीं जाना। सास की ना सुनकर आरोही को बहुत बुरा लगता है। 2 दिन बाद दोनों भाभी हाथों में ढेर सारे तोहफे लिए आती हैं। आंटी जी, दीदी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बस बढ़िया है। आपका कैसे आना हुआ? वो हम दीदी को लेने आए थे। होली आने वाली है ना, तो पहला त्योहार लड़की अपने पीहर में बनाती है, इसीलिए। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, आप ले जाइए। ए बहू, तेरी दोनों भाभी आई हैं, जरा देख तो। सास की आवाज सुन और अपनी दोनों भाभी को देखकर आरोही को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह गले लगकर रोने लगती है। भाभी, भाभी आप आ गई। दीदी, आप इस तरह से देखकर क्यों रो गई? आराम से बैठकर बात करते हैं। फिर दोनों भाभी उसके कमरे में चली जाती हैं। भाभी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ कितना गलत किया। मैं इतनी घमंडी हो गई थी कि हमेशा मेरे मुंह से आपके लिए बुरा निकलता था। बहुत काम थोपती थी, माँ से डांट भी खिलवाती थी। आप पर क्या गुजरी ये सब मुझे अब समझ आ रहा है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अक्षरा भाभी, दिव्या भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके पास आना चाह रही थी, अच्छा हुआ आप आ गए। ना ना ना, ऐसे रोते नहीं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत है। हाँ, और पूरा यकीन है कि आप अच्छे से ससुराल वालों को खुश रखेंगे, और रखती भी हैं। हाँ भाभी। भाभी, माँ ने आपको बैग पैक करने के लिए कहा है। आप जा रही हो ना अपने घर? मैंने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। आरजू आरोही के गले लगकर माफी मांगती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और आरोही खुशी खुशी अपने मायके जाकर भाभियों के साथ प्यार के लम्हे बिताती है। कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है।